Hello everyone, welcome to Go Legal. Today we'll be dealing with इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम, यानी कि ये स्कीम क्या है, ठीक है, इसके सेलियन फीचर्स क्या क्या हैं, ओम्बड्समैन की पावर क्या क्या है, अपीलेट अथॉरिटी कौन सी है, राइट। तो ये सारा जो है हम इस स्कीम में पढ़ेंगे। अब कन्फ्यूज़न क्या होती है, कभी कभी हम क्या सोचते हैं कि कोई वीडियो 10 मिनट की है तो इसमें सारा कवर हो गया होगा, है ना। ऐसा नहीं होता। आपको एक बार, ठीक है, एक बार जो भी एक्ट है उसे थोरोली पढ़ना ही चाहिए। कहाँ क्या लिखा है, कौन से एक्ट की ये बात हो रही है। हम क्या करते हैं, वीडियो देख ली, है ना, छोटा सा बस वो हो गया, ख़त्म। अब मान लो कोई आपसे टेक्निकल क्वेश्चन पूछ ले, है ना, या फिर आपसे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ ले, आप आंसर नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने एक्ट ही नहीं पढ़ा, राइट। तो मैं भी तैयारी कर रही हूँ, है ना, मेरा भी इंटरव्यू है, तो मुझे लगा अगर मैं कर रही हूँ तो वीडियो बनाने में क्या जा रहा है ना, मेरा रिविज़न हो जाएगा और आपका भी रिविज़न हो जाएगा, है ना। तो शुरू करते हैं। पहले हमें ओम्बड्समैन का मतलब समझ आना चाहिए। ओम्बड्समैन कौन होता है? ओम्बड्समैन एक ऑफिसर होता है, ठीक है, जिसे अपॉइंट किया जाता है बाय आरबीआई, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये मैं हूँ, ठीक है, और ये मेरा बैंक है और हमारी लड़ाई हो रही है, राइट। मतलब कि यानी कि मैं बैंक पे गई, है ना, बैंक पास गई और बैंक ने मुझे या तो अच्छे से सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करी, है ना, या मेरे जो इशू हैं उनको रिजोल्व नहीं किया। तो अब मैं क्या करूँ, बैठी थोड़ी रहूँगी, है ना। तो मैं कहाँ जाऊँगी? ओम्बड्समैन के पास। जो ओम्बड्समैन है वो मेरी बात सुनेंगे और वो जो राइट डिसीजन होगा वो देंगे, जैसे हम अवार्ड बोलेंगे, ठीक है। वो इनके मेरे फेवर में भी हो सकता है, इनके फेवर में भी हो सकता है, डिपेंड्स की गलती किसकी है, राइट। तो ऐसा नहीं है कि ओम्बड्समैन हमेशा ही जो है कंप्लेनेंट के साइड होंगे, राइट। अब क्या है, इसमें मैंने एक रिटन कंप्लेन फाइल करनी पड़ेगी ओम्बड्समैन के पास और ओम्बड्समैन जो है वो अपना डिसीज़न देंगे, ठीक है। दोनों पार्टी को सुना जाएगा, सुनने का मौका दिया जाएगा और डिसीज़न दिया जाएगा। ये है एक ब्रीफ कि ऐसा होगा। अब किस तरीके से होगा, कहाँ होगा, वो हम आगे एक्ट में पढ़ेंगे, राइट। चलें, यहाँ से शुरू करते हैं। अ स्कीम फॉर रिजोल्विंग द कस्टमर ग्रीवियंसेस, कस्टमर यानी कि जो भी बैंक में जा रहा है उनकी बात हो रही है, इन रिलेशन टू द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एंटिटीज़ रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि आरबीआई जो रेगुलेट कर रही है उनकी बात हो रही है यहाँ पे। एंड द कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। अच्छा जी, अब यहाँ आगे हम ये भी पढ़ेंगे कि ये एक्ट किस पे अप्लाई हो रहा है और किस पे नहीं हो रहा है ना, आगे पढ़ेंगे। चलें, अब है चैप्टर फर्स्ट क्या बात कर रहा है? शो टाइटल, कमेंसमेंट, एक्सटेंड एंड एप्लीकेशन, ठीक है। तो हमें क्या बोलने से, आरबीआई इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम हमें पता है, ठीक है। कब फोर्स में आया? जब आरबीआई ने इसे स्पेसिफाई किया। कन्फ्यूज़न हो जाती है कि हम मोस्टली क्या सोचते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, नहीं, मेंस वाले बच्चों ध्यान रखना, आरबीआई ने जब इसे स्पेसिफाई किया। नेक्स्ट है, कहाँ एक्सटेंड है? होल ऑफ इंडिया। अच्छा जी, अब ये कह रहा है कि स्कीम शैल अप्लाई टू द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय रेगुलेटेड एंटिटी इन इंडिया to its customer under the provision of the RBI Act 1934, Banking Regulation Act 1949 and Payments and, यानी कि 3 बैंक हैं इम्पोर्टेंट फॉर मेंस, ठीक है। नेक्स्ट, सस्पेंशन ऑफ स्कीम कौन कर सकता है? आरबीआई। बस इतना याद रखना, आपको ज़्यादा डिप में नहीं जाना। नेक्स्ट, डेफिनेशन ये है कि अपीलेट अथॉरिटी कौन होगी? हम ओम्बड्समैन के पास तो चले गए, अब ओम्बड्समैन ने भी मतलब गलत डिसीजन दे दिया हमारे अकॉर्डिंग, है ना, उनका डिसीजन सही है लेकिन हमें लग रहा है कि हम मुतमईन नहीं हैं, तो हम क्या करेंगे, हम आगे जाएंगे। मीन्स द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन चार्ज ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ आरबीआई एडमिनिस्ट्रेटिंग द स्कीम, राइट। नेक्स्ट, अपीलेट अथॉरिटी सेक्रेटरीट मीन्स द डिपार्टमेंट in the reserve bank which is administering the scheme, right. Next, authorized representative, very very important for mains and interview के लिए भी important है। कैसे? let me show you। ये कह रहे हैं कि any person other than advocate, यानी कि क्या advocate आएंगे? नहीं आएंगे। duly appointed or authorized in writing to represent the complainant in the proceeding बिफोर द ओम्बड्समैन, यानी कि जो ओम्बड्समैन के आगे प्रोसीडिंग होती है, क्या वो एडवोकेट कंडक्ट करते हैं? नहीं करते। लेकिन या तो वो कंप्लेनेंट खुद करेगा जाके कंप्लेन, है ना, या फिर कोई भी ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव। अब ये कैसे अपॉइंट किए जाएंगे, कैसे? तो ये आगे देखते हैं, हम बिल्कुल लास्ट में जाएंगे। ये रहा ऑथोराइजेशन, द कंप्लेनेंट वांट्स टू ऑथोराइज अ रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, तो उसे ये
फॉर्म फिल करना होगा कि ऐसे ऐसे है और मैं इस बंदे को ऑथोराइज़ कर रहा हूँ, ये मेरा पिन कोड है, फ़ोन नंबर है, मोबाइल नंबर है, ईमेल है, सिग्नेचर और कंप्लेन है, राइट। इस तरीके से ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट किया जाएगा। अब क्वेश्चन क्या आता है, ये तो बिल्कुल गलत बात होगी, क्या एडवोकेट बिल्कुल नहीं जा सकते? नहीं, जा सकते हैं। कब? ये मैं हूँ, ठीक है, ये अगेन मेरा बैंक है और मैं एक एडवोकेट हूँ, है ना, और मैं यहाँ जाती हूँ, मतलब मैंने बैंकिंग की सुविधाएं ले रखी हैं ऑफ कोर्स, और मुझे इशू है, तो अब कंप्लेनेंट कौन है? एडवोकेट अपने आप ही कंप्लेनेंट है, तो बिल्कुल ये जा सकते हैं, ठीक है। वो एज अ कंप्लेनेंट जाएंगे, एज एन एडवोकेट नहीं जाएंगे। नेक्स्ट है अवॉर्ड। अवॉर्ड मैंने बताया था, जो ओम्बड्समैन का फाइनल डिसीजन होता है वो अवॉर्ड होता है। बैंक का क्या मतलब है? बैंक मीन्स अ बैंकिंग कंपनी, अ कॉरस्पॉन्डिंग न्यू बैंक, अ रीजनल। ये भाई मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं इंपॉर्टेंट नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोल रही हूँ क्योंकि पूछा जाता है, ठीक है। SBI एज डिफाइंड इन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, अ कोऑपरेटिव बैंक एज डिफाइंड इन सेक्शन 56C of the Banking Regulation Act 1949 to extend not excluded under the scheme but does not include, क्या include नहीं कर रहा, very important, a bank in resolution or winding up or under the direction or any other bank as specified by the Reserve Bank, right। नेक्स्ट है कंप्लेनेंट। कंप्लेनेंट कौन होगा? मैं होंगी कंप्लेनेंट। जैसे मैंने आपको दिखाया था, कंप्लेंट जो है हमेशा, सॉरी कंप्लेंट की बात है यहाँ पे, कंप्लेंट जो है हमेशा राइटिंग में होगी या फिर अदर मोड्स, जैसे हम ऑनलाइन कंप्लेन कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी इन सर्विसेज। डेफिशिएंसी इन सर्विसेज का मतलब क्या है? आप किसी रेगुलेटिंग एंटिटी के पास जा रहे हो, यानी कि मान लो आप बैंक के पास जा रहे हो और जो बैंक है आपका काम नहीं कर रहा है प्रॉपर्ली, ठीक है, आपको वो सुविधाएं प्रोवाइड नहीं कर रहा, या वो फैसिलिटीज़ नहीं दे रहा, वो सर्विसेज नहीं दे रहा विच ही इज़ एंटाइटल्ड, यानी कि जो कंप्लेनेंट एंटाइटल है उनके लिए, तो वो डेफिशिएंसी मानी जाएगी। विच मे और मे नॉट रिजल्ट इन फाइनेंशियल, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आई शुड से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या फाइनेंशियल लॉस होना ज़रूरी है कि आप ओम्बड्समैन के पास जाओ? नहीं। अगर आपको मेंटल एग्नी हुई है, आप परेशान हुए हो, आपको बहुत परेशान किया गया है, तो उसके केस में भी आप यहाँ पर जा सकते हैं। डिप्यूटी ओम्बड्समैन, ये पहले की जो ओम्बड्समैन स्कीम थी उसमें नहीं था, अब ऐड हुआ है, जो रिजर्व बैंक जो है अपॉइंट करेंगे, बस वही, राइट। नेक्स्ट है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। सही है, मतलब जो बैंकिंग से अदर फाइनेंसिस का काम करती है वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, राइट। देखते हैं, मीन्स नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एज डिफाइंड इन सेक्शन 45(1)(f) ऑफ RBI 1934 and registered with the RBI to the extent not excluded under the scheme but shall not include a core investment। इसमें ये इंक्लूड नहीं होंगे, क्या? लेट मी हाईलाइट इट। core investment company, infrastructure debt fund, non banking financial companies, NBFC infrastructure financial companies, company in resolution or winding up, liquidation or any other NBFC specified by, ये सारी नहीं होंगी, राइट। नेक्स्ट है रेगुलेटेड एंटिटी, जो भी हम बात कर रहे थे जिन बैंक्स की, उनकी बात हो रही है यहाँ पे। मीन्स अ बैंक और ए नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी और अ सिस्टम पार्टिसिपेंट एज डिफाइंड इन स्कीम, मतलब जहाँ जहाँ पे भी, मतलब जिन जिन एंटिटीज़ पे ये स्कीम एप्लीकेबल होगी वो सारी रेगुलेटेड एंटिटी कंसीडर की जाएंगी। सेटलमेंट क्या होता है? मीन्स एन एग्रीमेंट रीच्ड बाय द पार्टीज टू द कंप्लेनेंट बाय फैसिलिटेशन, कॉन्सिलिएशन और मीडिएशन एज पर द प्रोविजन ऑफ दिस स्कीम। अगर आपको फैसिलिटेशन, कंसिलिएशन और मीडिएशन का मतलब नहीं पता है या कन्फ्यूजन है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल मेक अ वीडियो, सेपरेट वीडियो ऑन इट, राइट। नेक्स्ट, system participant means a person other than RBI and a system provider participating in the payment system as defined in payment and settlement system। जैसे ये UPI वगैरह है ना, इनकी बात हो रही है। सिस्टम प्रोवाइडर कौन है? मीन्स एंड इंक्लूड अ पर्सन हु ऑपरेट्स एन ऑथोराइज्ड पेमेंट सिस्टम एज डिफाइंड इन सेक्शन 2 ऑफ द पेमेंट सेटलमेंट एक्ट। अब जब हम पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट करेंगे तो मैं इनको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। नेक्स्ट, रिजर्व बैंक मीन्स RBI, राइट। अब इनसे अच्छा जी, जो नहीं दे रखे कोई भी वर्ड एंड एक्सप्रेशन, वो इससे अलग जो भी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है सारे में जो भी वर्ड का मीनिंग है वही कंसीडर किया जाएगा। जैसे बैंकिंग रेगुलेशन हो गया, ठीक है, या RBI एक्ट हो गया, पेमेंट सेटलमेंट, ऐसा। अच्छा जी, आपको कंफ्यूज किया जा सकता है, सिर्फ RBI दे देंगे, ठीक है, ये दे देंगे और ये दे देंगे। हम मेनली क्या सोचेंगे कि भाई जो RBI में होगा वही होगा, नहीं, ये सारे एक्ट्स आपको एक बारी याद करने हैं, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, चैप्टर 2 जो है हमारा बात करता है ऑफिसर अंडर द RBI
रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम 2021। अब ये कह रहे हैं कि अपॉइंटमेंट एंड टेंडर ऑफ ओम्बड्समैन एंड डिप्यूटी ओम्बड्समैन, ठीक है। ये आरबीआई जो है अपॉइंट करता है वन और मोर ऑफ इट्स ऑफिसर एज ओम्बड्समैन एंड डिप्यूटी ओम्बड्समैन टू कैरी आउट फंक्शन। अच्छा जी, कितने टाइम के लिए? 3 साल के लिए करता है, ठीक है। ज़्यादा हम डीप में नहीं जाएंगे, मेन जो है वो मैं आपको बताती चलती हूँ। लोकेशन जो है वो कहाँ होगा, जो आरबीआई डिसाइड करेगा वैसे तो वो होगा, लेकिन अगर स्पीडी डिस्पोजल के लिए हमें कहीं और सिटिंग होल्ड करनी पड़ेगी तो वो भी हम कर सकते हैं, राइट। अब है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रलाइज्ड रिसीट एंड प्रोसेसिंग सेंटर। चलें, ये आरबीआई जो है एस्टेब्लिश करेंगे सेंट्रलाइज सेंटर्स को, ठीक है। या फिर अगर ऑनलाइन की अगर हम बात करते हैं तो ये आपको याद, ये पूछा जा सकता है आपको, ठीक है। ये मेंस में आपसे पूछी जा सकती है साइट, तो एक बारी नज़र से निकाल लेना, cms.rbi.org.in, राइट। नेक्स्ट, स्टाफिंग ऑफ द ऑफिस ऑफ द ओम्बड्समैन एंड सेंट्रलाइज रिसीट एंड, ये नहीं इतना इंपॉर्टेंट, यहाँ आ जाते हैं पावर एंड फंक्शंस पे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलें, पावर एंड फंक्शंस। Ombudsman and deputy ombudsman shall consider the complaint of the customer of regulating entity relating to deficiency in services. Deficiency in services हमने देख लिया क्या होता है। There is no limit on the amount in the dispute. ये आपको कंफ्यूज करने के लिए है, ठीक है, कि क्या कोई लिमिट है कि भाई इतने अमाउंट तक ही जा सकते हैं? नहीं, कोई लिमिट नहीं है। लेकिन जब कॉम्पनसेशन अवॉर्ड किया जाएगा वहाँ पे लिमिट लगा दी 20 लाख की, ठीक है। और एक्स्ट्रा +1 यानी कि 21 लाख मैक्सिमम दिया जा सकता है। ये कह रहे हैं 20 लाख तक तो आप दे सकते हैं, लेकिन अगर आपको कोई मेंटल एगनी हुई है, ठीक है, ये रहा, हरेसमेंट हुआ है, मेंटल एंग्यूशमेंट हुआ है, ठीक है, इस केस में क्या है 1 लाख ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट है ओम्बड्समैन शेल सेंड द डिप्यूटी गवर्नर। अब ये इंपॉर्टेंट है कि 31 मार्च एवरी ईयर ओम्बड्समैन जो है मतलब अपनी जो रिपोर्ट है, हम इसे रिपोर्ट बोल सकते हैं, वो किसे देंगे? डिप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई, ठीक। चलो, जो इम्पोर्टेंट है मैं बस वही पढ़ा रही हूँ। अगैन आई एम सेइंग, अगर आपको लग रहा है कि एक बार नज़र मारनी है तो यू कैन रीड दैट। नेक्स्ट है हमारा चैप्टर 4, प्रोसीजर फॉर रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस अंडर द स्कीम। क्या क्या है? ग्राउंड फॉर कंप्लेंट क्या होंगे? एनी कस्टमर एग्रीड बाय एनी एक्ट और ओमिशन ऑफ रेगुलेटेड एंटिटी। एनी एक्ट और ओमिशन बोला है, यहाँ पे फाइनेंशियली लॉस की बात नहीं की गई, हमने पहले भी किया है ना। रिजल्टिंग इन डेफिशिएंसी इन सर्विसेज में फाइल ए कंप्लेंट अंडर द स्कीम पर्सनली और थ्रू एन ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव एज डिफाइंड अंडर, यानी कि आप खुद करेंगे या ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव। अब ये कौन होता है हमने देख लिया, ठीक है। नेक्स्ट, ग्राउंड्स फॉर नॉन मेंटेनेबिलिटी ऑफ अ कंप्लेंट। किस किस ग्राउंड पे हम मना कर सकते हैं कि भाई कंप्लेन तो नहीं लेंगे, ठीक। चलें, no complaint for deficiency in services shall lie under the scheme in the matters involving commercial judgment, commercial decision of regulated entity, जो भी commercial decision है वो। A dispute between a vendor and a regulated entity relating to an outsourcing contract। अब outsourcing contract क्या होता है? टेल मी अगर आपको पता है, नहीं तो इस पर भी एक सेपरेट वीडियो बन सकती है, ठीक है। A grievance not addressed to the ombudsman directly. General grievances against the management or executive of a regulated entity. इसमें कुछ ऐसा है नहीं जो समझाया जाए, फिर भी एक नज़र ले लेते हैं। A dispute in which the action is initiated by regulated entity in compliance with the orders of statutory and law enforcing। ये किसके लिए इम्पोर्टेंट है? ये सारा मेंस के लिए है। आपसे पूछा जा सकता है इंटरव्यू में भी कि कौन कौन से ग्राउंड हो जाते हैं कि मना कर देते हैं, तो जितने आपको याद हो, ऐसा कोई वो नहीं है रॉकेट साइंस कि आपको सारा ही बताना है। जितना आपको याद हो एक रीडिंग ज़रूर लें और ट्राई करें बताने का। कंप्लेंट अंडर द स्कीम शेल नॉट लाई अनलेस। कंप्लेंट कब तक नहीं लाई करेगी? कंप्लेनेंट हैड बिफोर मेकिंग द कंप्लेंट अंडर द स्कीम मेड अ रिटन कंप्लेंट। सबसे पहले हम रेगुलेटिंग एंटिटी के पास जाएंगे, कंप्लेन करेंगे कि भाई मुझे ये इशू है। वो अगर आपकी बात नहीं सुनते, ठीक है, या 30 दिन के अंदर अंदर आपको रिप्लाई बैक नहीं करते, तो आप जा सकते हैं ओम्बड्समैन के पास। ओम्बड्समैन के पास आप कब तक जा सकते हैं? 1 साल तक। आज आपको इशू है, ठीक है, आप किसके पास जाएंगे? रेगुलेटिंग एंटिटी के पास जाएंगे। रेगुलेटिंग एंटिटी के पास 30 डेज़ का टाइम होगा आपकी बात सुनने का। वो अगर आपकी बात नहीं सुनती है, इसमें 2 सिचुएशन हो सकती है, या तो वो रिजेक्ट कर दे आपकी बातों को, या फिर वो 30 दिन तक कोई रिप्लाई बैक ना करे। तो यहाँ पे भी 1 ईयर आ जाएगा और यहाँ पे भी 1 ईयर ऐड हो जाएगा।
तो यहाँ पे टोटल टाइमिंग कितनी होगी? अगर उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया, ये क्वेश्चन आता है, तो आपको लिखना है 1 ईयर 30 डेज़। अगर उन्होंने रिजेक्ट कर दी तो ओनली 1 ईयर। सेम बात यहाँ लिखी हुई है, वेयर नो रिप्लाई इज रिसीव्ड 1 ईयर एंड 30 डेज, राइट। नेक्स्ट, कंप्लेंट इज नॉट इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम कॉज ऑफ एक्शन विच इज़ ऑलरेडी पेंडिंग बिफोर द ओम्बड्समैन और सेटलमेंट। अगर इसके रिगार्डिंग नहीं है तो भी नहीं कंप्लेन की जा सकती है। इज़ नॉट एब्यूजिव और फ्रिवलस और वेक्सेशियस इन नेचर। पता होगा इतना, मतलब कि एब्यूजिव और फ्रिवलस का क्या मतलब है, यानी कि गलत है, किसी सामने वाले को परेशान करने के लिए है ना। द कंप्लेंट टू द रेगुलेटरी एंटिटी वॉज मेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ लिमिटेशन। पीरियड ऑफ लिमिटेशन अगर एक्सपायर हो जाता है उसके बाद आप कंप्लेन नहीं कर सकते, हमने अभी देखा है 1 साल का टाइम होता है। कंप्लेनेंट प्रोवाइड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एज स्पेसिफाइड इन। अगर वो नहीं करता है पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड तो भी रिजेक्ट की जा सकती है। कंप्लेंट इज लॉज्ड बाय द कंप्लेनेंट पर्सनली और थ्रू एन ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव अदर देन एडवोकेट। हमने 3 बार देख ली ये बातें। ये कह रहे हैं कि रिटन कंप्लेंट शैल इंक्लूड द कंप्लेंट मेड थ्रू अदर मोड वेयर द प्रूफ ऑफ हैविंग मेड अ कंप्लेंट बाय द बी प्रोड्यूस बाय द कंप्लेनेंट। यानी कि प्रूफ होना चाहिए कि हाँ भाई मैंने कंप्लेन करी थी। नेक्स्ट है प्रोसीजर फॉर फाइलिंग द कंप्लेन। क्या है प्रोसीजर? मैंने आपको पहले भी बताया था, एक वेबसाइट है, या तो आप ऑनलाइन करेंगे या फिर मैंने आपको जो फॉर्म दिखाया था वो फिल करके आप वहाँ पे सबमिट करके आएंगे, राइट। कंप्लेनेंट में लॉज ऑनलाइन थ्रू, ये वाली वेबसाइट है। द कंप्लेंट में ऑल्सो भी सबमिटेड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक और फिजिकल मोड टू सेंट्रलाइज रिसीट एंड प्रोसेसिंग सेंटर। ये कौन है? RBI जो है एस्टेब्लिश करता है, और ये जो है हमेशा ड्यूली साइंड होनी चाहिए, ठीक। नेक्स्ट, जो भी आप फिजिकली काम कर रहे हो सारा ड्यूली साइंड होना चाहिए। अब है इनिशियल सिक्योरिटी ऑफ कंप्लेंट। इसका मतलब क्या है? सी, मैंने कंप्लेन फाइल कर दी है ना, वो कंप्लेन ना तो कॉज ऑफ एक्शन डिस्क्लोज कर रही है, या फिर मुझे पता है कि ये कोई कंप्लेन नहीं है बट ये सजेशन मांगा जा रहा है, तो इस तरीके से पहले देखा जाएगा कि ये कंप्लेन है या नहीं है। अगर कंप्लेन है तो फर्दर मूव किया जाएगा, अदरवाइज जो है कंप्लेनेंट को इंटीमेट कर दिया जाएगा कि इट इज़ नॉट अ कंप्लेंट, आइदर ऐसा होगा, या फिर उन्हें सजेस्ट किया जाएगा कि हाउ दे कैन कंप्लेन। कंप्लेंट्स विच आर इन द नेचर ऑफ ऑफरिंग द सजेशन और सीकिंग गाइडेंस, भाई गाइडेंस मांग रहे हैं हम, तो उसे कंप्लेन की कैटेगरी में नहीं डाला जाएगा। उस कंप्लेन को क्लोज किया जाएगा अकॉर्डिंग टू सुटेबल कम्युनिकेशन विद द कंप्लेंट, यानी कि कंप्लेंट को बताया जाएगा कि सही सर दिस इज़ नॉट अ कंप्लेन, है ना। नेक्स्ट, कंप्लेनेंट वेयर नॉन मेंटेनेबल अंडर सेक्शन 10 शैल बी सेपरेटेड टू इशू अ सुटेबल कम्युनिकेशन टू द, बताया जाएगा कि ये मेंटेनेबल नहीं है आपकी जो कंप्लेन है। द रिमेनिंग कंप्लेंट शैल बी असाइंड टू द ऑफिसर ऑफ द ombudsman फॉर द फर्दर एग्जामिनेशन अंडर द इंटीमेशन टू द कंप्लेनेंट। अ कॉपी ऑफ कंप्लेंट शैल ऑल्सो बी फॉरवर्डेड टू द रेगुलेटेड एंटिटी अगेंस्ट whom द कंप्लेंट इज फाइल्ड विद द डायरेक्शन टू बी सबमिटेड इट्स रिटन वर्जन। उन्हें सबमिट कर दी जाएगी और आप भाई अपना रिप्लाई दो कि क्या इशू है ना। नेक्स्ट, पावर टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन। अब ये जो ओम्बड्समैन है इसकी पावर की बात हो रही है। फॉर द पर्पज़ ऑफ कैरिंग आउट ड्यूटीज़ अंडर द स्कीम रिक्वायर द रेगुलेटेड एंटिटी अगेंस्ट whom द कंप्लेंट हैज़ बीन मेड और एनी अदर रेगुलेटेड एंटिटी विच इज़ अ पार्ट टू डिस्प्यूट टू प्रोवाइड एन इन्फॉर्मेशन और फर्निश सर्टिफाइड कॉपी। कौन सी कॉपी? सर्टिफाइड ऑफ एनी डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू द कंप्लेंट विच आर और इन एलिज्ड टू बी इन पोजेशन। उनके जो पोजेशन में है उन्हें प्रोड्यूस करेंगे। प्रोवाइडेड दैट in the event of failure of regulator to comply with the requisite without any sufficient cause, the ombudsman may drew an inference। inference का मतलब होता है कि वो ये कंसीडर कर लेंगे अपने आप से ही कि जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है हैज़ नॉट इंफॉर्मेशन टू फर्निश। यहाँ पे जो ओम्बड्समैन है इसकी ड्यूटी है कि वो कॉन्फिडेंशियलिटी बना के रखेगा, जो भी डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस हो रहे हैं वो कॉन्फिडेंशियल होंगे, ठीक है। इससे ज़्यादा इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो आपको पढ़ना पड़े। उसके अलावा है रेजोल्यूशन ऑफ कंप्लेन का रेजोल्यूशन। ओम्बड्समैन और डिप्यूटी ओम्बड्समैन, रेजोल्यूशन मतलब रिजोल्व कर दिया अब इशू। शैल एंडेवर टू प्रमोट, पहले तो वो ट्राई करेंगे कि दोनों के बीच में सेटलमेंट हो जाए, ठीक है। अब सेटलमेंट हमने देखा था फैसिलिटेशन, कंसिलिएशन एंड मीडिएशन से, और जो ये प्रोसीजर होगा या जो प्रोसीडिंग्स होंगी वो समरी प्रोसीडिंग होगी, राइट। नेक्स्ट, जो रेगुलेटेड एंटिटी है शैल ऑन रिसीट ऑफ कंप्लेंट फाइल इट्स रिटन वर्जन इन रिप्लाई टू द अवर्मेंट्स इन द कंप्लेंट एंड क्लोजिंग
within copies of the document relied upon within 15 days। मेंस के लिए टाइमिंग्स इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, इन केस जो रेगुलेटेड एंटिटी है omits or fails to file its written version or document within the time as provided in the terms, जो ombudsman है प्रोसीड कर सकते हैं ex parte। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि क्या ex parte प्रोसीडिंग हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। और अगर प्रोसीडिंग ex parte होती है तो रेगुलेटेड एंटिटी है उनका राइट टू अपील ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि अगर फैसिलिटेशन से काम नहीं चलता तो कंसिलिएशन और मीडिएशन का सहारा लिया जा सकता है। बट यहाँ पे जो पार्टी है, मतलब जो कंप्लेनेंट है, वो गुड फेथ में हेल्प नहीं कोऑपरेट करेंगी, ठीक है, जैसे उन्हें बोला जाएगा उस तरीके से काम भी करेंगी। ये नहीं है कि जो कंप्लेनेंट है वो अपने हवा में है ना, ऐसा भी नहीं होगा, उन्हें भी बात माननी पड़ेगी ओम्बड्समैन की। नेक्स्ट है हमारा, अगर जो पार्टी है सेटलमेंट पे पहुंच जाती है तो साइन करेंगी दोनों पार्टी, सेटलमेंट की टर्म डिसाइड हो जाएगी और दोनों पार्टी को उसे मानना पड़ेगा विद इन स्टेपुलेटेड टाइम, यानी कि जो टाइम डिसाइड हुआ है उस टाइमिंग में। नेक्स्ट ये कह रहे हैं जो कंप्लेंट है वो डीम टू बी रिजोल्व, कब मानी जाएगी रिजोल्व होगी? ये तीन जो है मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। कब मानी जाएंगी? अगर वो सेटल हो गई है, ठीक है, या कंप्लेनेंट एग्री हो गया है इन राइटिंग में, या उसने विड्रॉ कर लिया अपनी कंप्लेंट वॉलंटरीली खुद से। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। 15 कह रहा है कि जब तक कंप्लेंट रिजेक्ट नहीं होती, या तो वो रिजेक्ट ही हो गई है ना, या विड्रॉ हो गई है, अगर रिजेक्ट नहीं होती है तो भले ही सामने वाले ने डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करे हैं नहीं करे हैं, यू हैव टू गिव द अवार्ड। अवार्ड मतलब जो डिसीजन है वो। नेक्स्ट है, ये हमने देखा था कि 1 लाख जो है मेंटल एग्नी हैरेसमेंट, और इसके लिए भी कंपनसेशन दिया जा सकता है। कॉपी ऑफ अवार्ड दोनों को मिलेगी, एक कंप्लेनेंट को मिलेगी, एक रेगुलेटेड एंटिटी को मिलेगी। अब ये है कि जो रेगुलेटेड एंटिटी है, जो डिसीज़न आया है उसको 30 डेज़ में कंप्लाई करेगी, राइट। नेक्स्ट है रिजेक्शन ऑफ कंप्लेंट, अगर वो नॉन मेंटेनेबल है इन द नेचर, अभी हमने जो बातें करी हैं वो एग्जैक्ट सेम है कि सजेशन के मैनर में है, या फिर गाइडेंस सीख कर रहे हैं इस तरीके से हैं, या ओम्बड्समैन को लगता है कि कहीं कोई डेफिशिएंसी नहीं हुई है, ठीक है, कोई कॉन्सिक्वेंशियल लॉस नहीं हुआ है। नहीं, अगर जो लॉस हुआ है, मतलब मान लो 20 लाख तक ही कॉम्पनसेशन दे सकते हैं, लॉस उससे 30 लाख का हुआ है, तो यहाँ 20 लाख तक का डिसीजन सही है, तो ये बियॉन्ड द पावर हो गया। नेक्स्ट है द कंप्लेंट इज़ नॉट परस्यूड बाय द कंप्लेनेंट विद रीजनेबल डिलीजेंस, यानी कि गलती कंप्लेनेंट की ही है यहाँ पर, राइट। नेक्स्ट है कंप्लेंट इज़ विदाउट एनी सफिशिएंट कोज, नॉर्मल है, इसमें कुछ समझाने वाला है नहीं। द कंप्लेंट रिक्वायर कंसिडरेशन फॉर elaborate documentary or oral evidence and the proceeding before the ombudsman are not appropriate for adjudication of such complaint। क्यों? क्योंकि उसमें सिविल केस भी करना पड़ सकता है, ठीक है, जहाँ पे प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन एविडेंसेस की रिक्वायरमेंट हो। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि क्या एविडेंस एक्ट के रूल्स जो हैं ओम्बड्समैन के ऊपर अप्लाई होंगे या नहीं होंगे। नेक्स्ट है इन द ओपिनियन ऑफ ओम्बड्समैन देयर इज़ नो फाइनेंशियल लॉस और डैमेजेस इनकन्वीनियंट कॉज टू द कंप्लेनेंट, यानी कि ना फाइनेंशियल लॉस हुआ है ना कोई इनकन्वीनियंस हुई है, दोनों चीज़ें याद रखनी है, क्योंकि 1 लाख आप इनकन्वीनियंस के लिए भी मांग सकते हैं। नेक्स्ट है अपील बिफोर द अपीलेट अथॉरिटी, ठीक है, बस इतना याद रखना है कि 30 दिन में करनी है, इससे ज़्यादा याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेंस के बच्चों के लिए स्पेशली। और एक्सीड कर सकता है टाइम, यानी कि कॉन्डोनेशन ऑफ डिले जो है वो 30 डेज़ का हो सकता है। अब जो अपीलेट अथॉरिटी है पार्टीज़ को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देंगी, उसके बाद या तो वो डिसमिस कर देगी या अपील को अलाई कर देगी या सेट असाइड कर देगी जो ओम्बड्समैन ने अवार्ड पास किया था, या रिमांड कर देगी। रिमांड का मतलब क्या होता है? वापस भेजना, ठीक है। रिमांड कर देगी ओम्बड्समैन को फ्रेश डिस्पोजल इन अकॉर्डेंस विद सच डायरेक्शन जो अपीलेट अथॉरिटी देंगी उसके अकॉर्डिंग, या पास करेंगी अदर ऑर्डर कोई भी विच इज़ इम्पोर्टेंट, मतलब विच इट डीम फिट। नेक्स्ट है रेगुलेटेड एंटिटी टू डिस्प्ले सेलिएंट फीचर ऑफ द स्कीम ऑफ नॉलेज टू द पब्लिक। बस ये यही है कि जो रेगुलेटेड एंटिटी है, अब हमें कैसे पता चलेगा? बैंक में हम गए, हमारा इशू हुआ, ठीक है, हमें अब रिड्रेसल चाहिए, हमने एंटिटी को कंप्लेन की, उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी, अब हमें पता कैसे चलेगा? ये सारी जो स्कीम है वो यहाँ पर डिस्प्ले होनी चाहिए, ठीक है, बस यही है।
अब इसके लिए एक नोडल प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर होगा, उसके अंडर एक नोडल ऑफिसर होगा जिनका ये सारा काम होगा करने का। इससे ज़्यादा आपको कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है इसमें। बस इसमें अब ये है चैप्टर 5 जो मिसलेनियस की बात कर रहा है कि अगर कोई डिफ़िकल्टी आती है तो आरबीआई उस पर रूल बना सकता है, पर वो स्कीम के इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए। इसके अलावा बस ये नेक्स्ट है आपका फॉर्म है कि अगर आपको फॉर्म मतलब कंप्लेन फाइल करनी है ओम्बड्समैन को, तो ये सारा आपका फॉर्मेट है। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है जो आपको पढ़ना है इसमें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।